स्थितियां कुछ ऐसी थी कि एक प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हर महीने पे देने के लिए कर्जे की तरफ देखना पड़ रहा था और हर महीने हम कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे थे। धीरे धीरे हमने उस पर नियंत्रण किया। अब धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 20% पटरी पर आ रही है। हमने अपने सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट होगी उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और पहली ही कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। एक वर्ष में हमने जो फैसले किए वो आम जनता से संबंधित है। आम परिवार से उठकर मैंने खुद राजनीति की है। मैं गरीब का भी दर्द जानता हूं, आम आदमी का भी दर्द जानता हूं। हमारा फैसला कि सबसे पहले हमें राजस्व लोक अदालत लगानी चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह जनमंच नहीं लगाया, हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। पिछले ही कल जब मैं मीटिंग ले रहा था 65,000 के करीब म्यूटेशन हो चुके थे और 3,000 के करीब तकसीम हो गई, क्योंकि ये जो वो केसेस थे जहां दादा के समय तकसीम शुरू होती थी और पोते के समय तक चली रहती थी। हमने कानून में परिवर्तन किया और आज कानून में परिवर्तन करने के बाद जो राजस्व अदालत है वो हर महीने की 30-31 तारीख को लगेगी और जिनके भी तकसीम, डिमार्केशन और पार्टीशन के केसेस है उनको दूर किया जाएगा। इसी बीच प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई। पूरा प्रदेश अत्यधिक बारिश की मार झेल रहा था। कुल्लू जिला में बहुत अधिक तबाही हुई। 7 जुलाई को जो तबाही हुई वो 11 जुलाई तक चलती रही और मैंने नदौन में था उस समय और मैं नदौन से कुल्लू गया और जब मैंने देखा सड़कें टूट चुकी थी, पुल ध्वस्त हो चुके थे, पीने की पानी की योजनाएं बह चुकी थी और बिजली की रोशनी गुल हो चुकी थी। कहीं भी कुछ नहीं था। 48 घंटे तक कुल्लू जिला अंधकार में रहा, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे हमने 48 घंटे के अंदर कुल्लू जिला में बिजली, पानी और जहां भी प्रदेश में था उसको हमने दुरुस्त किया और 75,000 पर्यटकों को उस विपदा के समय उनको निकाला। अभी इससे उबर ही रहे थे कि 14 अगस्त को पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही का वो आलम आया जहां बहुत लैंडस्लाइड हुए और एक ही दिन में हिमाचल के इतिहास में 51 के करीब मौतें हुई। मैं खुद हर जगह गया, पहाड़ के पहाड़ दरकरा रहे थे, कईयों के घर नष्ट हो चुके और जब हमने अंदाजा लगाया तो 4,000 पक्के और कच्चे घर पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। 13,000 घर जिसमें किसी की दीवार चली गई थी, किसी के घर में बाढ़ का पानी आ चुका था। 16,000 परिवार उजड़ चुके थे और जब हमारी वित्तीय स्थिति को देखा गया, हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम केंद्र की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमने उस चुनौती का भी सामना किया और मुझे खुशी है कि हमने उन 16,000 परिवारों को बसाने के लिए कानून में बदलाव किया और ये इतिहास में पहली बार हुआ। आज भी जो केंद्र भारत सरकार का कानून था और इस कानून के बदलाव से पहले जो राज्य का कानून था उसमें पक्का या कच्चा मकान गिरने पर 1.5 लाख रुपया मिलता था। हमने उस कानून में बदलाव करके प्रत्येक परिवार को 7 लाख रुपया दिया। ये इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इतना धनवान नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक अपना पक्का घर बनाता है। अगर वो घर भी तबाह हो जाए तो उसके मन पर क्या बीतती होगी ये वही जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीछे थी उन्होंने 5 साल इस प्रदेश का इतना बेड़ा गर्क किया कि उसको संभलने में अभी समय लगेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने जब शिक्षा के क्षेत्र में देखा तो पता लगा कि 5वीं क्लास का जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो दूसरी क्लास का भी सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। हमने पता किया कि क्या कारण है। गांव के बच्चे भी दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे और हमने उस समय फैसला किया कि आने वाले समय से जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, नए स्कूल खोलने से अच्छा है कि उनको मजबूती प्रदान की जाए, उनमें स्ट्रेंथन प्रदान की जाए, उसमें पूरे टीचर प्रदान किए जाएं। और हमने अगले एकेडमिक सेशन से हमने बोला छोटे बच्चों पर भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी प्रथम क्लास में आता है। हमने उसमें भी बदलाव किया। अब हम पहली कक्षा में 6ठी क्लास का 6 साल का बच्चा लेंगे पहली कक्षा में। इसके लिए हमने कानून बनाया, लेकिन अभी हमारे पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने 3-4 महीने का, क्योंकि पहली बार ये कानून लागू हो रहा है कि उसमें कुछ 3-4 महीने की रिलैक्सेशन दीजिए। हमारी सरकार उस पर गौर कर रही है और उनको 3-4 महीने की रिलैक्सेशन भी देगी, क्योंकि इस बार से हम अगर 3-4 महीने की रिलैक्सेशन देंगे कि पौने पर 6 साल का या 5.5 साल के बच्चे को हम पहली कक्षा में इस साल से देंगे, लेकिन अगले साल से 6 साल का बच्चा भी हमारा प्रथम क्लास में जाएगा। लेकिन शिक्षा के स्तर में कहाँ अंतर आया? जब पहली के बच्चे को इंग्लिश बोलने में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को दिक्कत आती थी। हमने ये कहा कि अगली बार पहली कक्षा से
इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, पहली कक्षा के बच्चे को इंग्लिश पहली कक्षा से ही लग जाएगी। तो और दूसरा, बच्चों में हीन भावना ना आए। प्रिंसिपल को ही कह दिया गया कि आप जो स्कूल के पेरेंट्स है, एसएमसी है, वो फैसला करेंगे कि कौन सी ड्रेस वो पहन कर आएंगे। कोई सरकार की तरफ से कोई कंडीशन इंपोज नहीं की जाएगी। सिर्फ 6 ड्रेसेस को हमने चुना है, उनमें से एक ड्रेस उसको वो प्रिंसिपल और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स तय करेंगे कि इस स्कूल की ड्रेस से आएगा। अभी इस क्वालिटी को सुधारने के लिए समय लगेगा। हम क्वालिटी के मामले में अगर एजुकेशन की बात करें तो 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, 18वें स्थान पर, जो प्रदेश पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था। यही नहीं, फिर हमने एक और ऐतिहासिक फैसला किया। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय जाने का रीति रिवाज होता है, लेकिन मैं सचिवालय नहीं गया। मैं उन अनाथ बच्चों के पास गया जिन्होंने अपनी माता को खोया है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि इन अनाथ बच्चों की देखभाल सरकार करेगी और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। जो बच्चे तो अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं या किसी चाचा जी के पास रहते हैं, मामा जी के पास रहते हैं, बुआ के पास रहते हैं या गांव में किसी के पास रहते हैं, हमारी सरकार ने फैसला किया कि इन बच्चों की देखभाल भी सरकार करेगी और 27 साल की उम्र तक देखभाल करेगी। देखभाल का मतलब ये नहीं है कि शब्दों में देखभाल हो जाए। देखभाल का मतलब ये है कि उनको आत्मसम्मान की जिंदगी जीने का हक मिले, उनकी भावनाओं की कदर की जाए। और हमने देखा कि जो बच्चा पैदा होकर भी अनाथ हो जाएगा, उसकी पूरी देखभाल एक बच्चे की, एक जो पैदा होता है बच्चा 3 साल तक एक नर्स करेगी। उसके बाद उसके बड़े होने पर उसकी पूरी खर्चा सरकार देगी और उसके हर महीने अकाउंट में 2,500 रुपया जाता रहेगा। जब वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल के बाद उस बच्चे को हर महीने 4,000 रुपया पढ़ाई के लिए जेब खर्च के लिए मिलेगा। अगर वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है या किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में चला जाता है तो उसके लिए सरकार पूरी फीस देगी, चाहे एमबीबीएस की पढ़ाई 2 लाख हो या 3 लाख हो। यही नहीं, उसकी हॉस्टल का खर्चा 60-70 हजार रुपये महीने का वो भी सरकार देगी और हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी भी सरकार देगी। उसे कपड़े पहनने के लिए भी 10,000 रुपया सरकार देगी। तकरीबन 4,000 ऐसे अनाथ बच्चों को पूरे प्रदेश में सरकार ने गोद लिया। आज उनको इस बात की चिंता नहीं है। कई बेटियां आई जो अपनी चाचा के पास रहती थी, उनको ये लगता था कि मैंने आगे पीएचडी करनी है, एमफिल करनी है, उनके पास पढ़ने को पैसा नहीं थे। दया तो कोई भी कर सकता है कि हाँ अब मैं कुछ पैसे एक महीने के दे दूं, लेकिन उसकी जीवन में उसकी सम्मान कौन कर सकता है? ये इस सम्मान को हमने देखा और कहा कि अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं 2 लाख रुपया सरकार देगी। अगर उसके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो 3 विश्वा जमीन भी सरकार देगी और 3 लाख रुपया भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन बच्चों ने कोई मांग नहीं की थी, उन बच्चों ने कोई मांग नहीं की थी क्योंकि उनकी तो कोई आवाज नहीं है। जिसके साथ उन्होंने लड़ना था माता पिता, वो तो रहे नहीं है। अब लड़े किसके पास? अगर चाचा के पास भी रहते होंगे तो ऊंची जबान में बात नहीं कर सकते थे, मामा के पास भी नहीं रह सकते, लेकिन सरकार उन तक भी पहुंची। ये सरकार का दायित्व होता है। अभी हमने एक और फैसला किया कि जितनी भी विधवाएं माताएं हैं या हमारी बहनें हैं, उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च आने वाले बजट में हम उसका प्रावधान करेंगे और उनकी पढ़ाई, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। ये हमारी सरकार ने अभी फैसला किया है। क्योंकि मैं देखता हूं कई बार जिसका कमाने वाला घर का चला जाता है और वो नौकरी नहीं लग सकती, तो उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और अच्छे पढ़ने के बावजूद भी वो अच्छी शिक्षा लेना भी चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। हमारी सरकार ने फैसला किया उनके जब तक वो बच्चे पढ़ना चाहेंगे अगले बजट में उसका प्रावधान करेंगे, क्योंकि कोई भी योजना लागू करने के लिए बजट में प्रावधान करना पड़ता है। जब हम बजट में प्रावधान करेंगे तभी वो धरातल पर आती है। कोई भी नेता ऐसे बोल दे अगर बजट में प्रावधान नहीं है वो योजना अमल में नहीं ला सकते। तो हमने अगली बार बजट में प्रावधान करेंगे और उनके बच्चों को पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के नौकरियां मिलनी चाहिए, हम आउटसोर्स की नौकरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि हर जगह आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं। धीरे धीरे हम उसमें भी नीति बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें समय लगेगा। जब हम आए तो हमें पता लगा कि सब रिजल्ट कोर्ट में लटके पड़े हैं, या ऐसे लोगों को रोजगार मिल गया जिन्होंने पैसे देके नौकरी को खरीदा। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो इस भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, मेरे जिले से था। जब मैंने पता किया कि क्यों ऐसे लोग जो पढ़ लिख कर मेरिट में आए हुए हैं वो भी सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, उनकी शिकायत आई, हमने जाल बुना तो पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में बोर्ड में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होकर ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है जो पेपर खरीद रहे हैं, योग्य भी नहीं है, जिनको लिखना तक नहीं आता। जब ऐसे लोगों को नौकरी मिली, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो राज्य चयन होगा जिसमें अभी नियुक्तियां शुरू होने जा रही है, वो सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे। जो मेरिट वाला बच्चा होगा उसको युवा को रोजगार मिलेगा। हाई कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए। पिछली सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, कोई नहीं। 2020 में 817 का पेपर हुआ, 2020 में हम लोग तो थे नहीं।
वो पेपर हाईकोर्ट में फंसा रहा। 2,29,000 युवा साथी उसमें बैठे, 1800 पोस्टें थी। हम हाई कोर्ट में से भी में लड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े, और हम जल्दी उसका रिजल्ट अभी हम निकालने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट निकले, क्योंकि वो 4 साल से फंसे हुए हैं। इसके अलावा इसी साल हम 20,000 नौकरियां भरने जा रहे हैं। अभी हम 6,500 टीजीटी आर्ट्स, लेक्चरर, शास्त्री, जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां शुरू हो चुकी है। अब जो बैच वाइज 50% है, जो 3,500 पोस्टें बची है, उसका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए हमने, जब तक राज्य चयन आयोग कार्य नहीं करता तब तक हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके माध्यम से ये टेस्ट करवाया जाए। तो हम उसमें भी उनको भी लिख के दे रहे हैं। 984 के करीब हम पटवारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। 1250 के करीब हम स्पेशल कमांडो फोर्स की भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हमने उसमें की है। तो 1250 पोस्टें वहां हैं। अभी हम 2061 वन मित्र की भर्ती करने जा रहे हैं। 9,000 के करीब आईपीएच में, पहले बैच में हम 9,000 के करीब आईपीएच में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इन सब की नियुक्ति करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम उतने रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम रोजगार को स्वरोजगार में बदल सकते हैं। अभी हमने 1,000 ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के परमिट जारी किए। उस ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो भी साथी ने अप्लाई किया होगा, युवा साथी ने, उसको अगर 10 लाख की गाड़ी होगी तो हम 5 लाख रुपया देंगे, और उसकी गाड़ी को, 500 गाड़ियों को हम सरकारी क्षेत्र में लगाएंगे, और उसको महीने का कम से कम 40,000 रुपया ई व्हीकल के रूप में मिलेगा। उसका पेट्रोल का खर्चा, जो डीजल का खर्चा आता है 10,000 रुपया महीने का, उसका पेट्रोल का खर्चा सिर्फ 2,000 रुपया आएगा उस ई व्हीकल के द्वारा, और 40,000 रुपया उसको सरकार से मिलेगा। उसी तरह जिसके पास 6 करनाल जगह है और उसके ऊपर धूप की है और उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन 6 करनाल जगह है। 6 करनाल जगह का मतलब हुआ कि उसके पास 6 करनाल जगह है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उससे 10% हम सिक्योरिटी लेकर उसको हर महीने 20,000 रुपया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी, और 25 साल तक उपलब्ध करवाएगी। ये योजना अभी हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। किसानों की आय कैसे बढ़े, इस दृष्टि से हमने पहली बार इतिहास में एक ही स्टॉक में, यानी एक ही बार में 31 रुपए से बढ़ाकर 37 रुपए हमने दूध का रेट कर दिया है। 37 रुपए किलो दूध का रेट कर दिया है, 6 रुपए बढ़ाया। अभी और कैसे बढ़े, किसकी जगह में प्राकृतिक खेती से आय बढ़े, उस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे, जो युवा साथी हमारी खेती करना चाहता है उसको एक इंश्योरेंस देना चाहते हैं कि कम से कम 20 या 25,000 रुपए उसको हर महीने की आय हो। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपदा में हिमाचल प्रदेश के साथ मतभेद किया। हिमाचल प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ना स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया। बार बार इनके नेता आकर बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी रिलीफ दी, स्पेशल रिलीफ के मामले में कुछ नहीं किया। जो बजटरी है वो हमको मिलना था, आपने एक किस्त हमें एडवांस दे दी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें हमारा अधिकार नहीं है। अभी भी हमारा जो नुकसान हुआ है 9,700 करोड़ रुपए का, उसके बारे में मैं देश के गृह मंत्री जी से भी मिला और कहा वो बजट का प्रावधान हमें जल्दी कर दीजिए। वो हमें मिलना है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन उसको जो लोग डिले करवा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो हमारी आपदा में प्रभावित परिवारों के साथ ना खड़ा होकर जो हमें मिलना है उसको भी ये डिले करवा रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों को इस बात का जवाब देना होगा। जहां तक हमीरपुर जिला की बात है, हमीरपुर जिला में विकास के नए यान स्थापित होंगे, और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज मैं धनेटा में आया, धनेटा कॉलेज के लिए हमने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आप जानते होंगे कि धनेटा कॉलेज के और धनेटा कॉलेज की बिल्डिंग भी आपकी आने वाले 6-8 महीने में बनकर तैयार होगी। इतना स्पीडअप काम नहीं पहले हुआ है। एक हमारा अभी जल निरीक्षक भवन का शिलान्यास होना है, उनके लिए भी हमने 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो सारी योजनाएं जनता से जुड़ी हुई है, आम आदमी से जुड़ी हुई है। युवाओं को पढ़ने के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, युवा साथी पीछे बैठे हैं। आपको पता है कि हमने 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का वाईएस परमार ऋण योजना शुरू की है, जिसका की शुभारंभ अभी पिछले दिनों हुआ है। यानी कि 20 लाख रुपया एक युवा अगर पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहता है, कोई गरीब परिवार का बच्चा अगर पढ़ाई में पढ़ना चाहता है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, अपनी एप्लीकेशन लिखेगा। अगर उसकी एडमिशन किसी अच्छे रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी फीस पहले डिप्टी कमिश्नर देगा, उसके बाद उसका लोन का केस बनेगा, उस लोन पर 20 लाख तक 1% इंटरेस्ट रखेगा। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब उन बच्चों के लिए जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई ना भूल जाए। आम लोगों के लिए, कोई बच्चा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो पैसे के अभाव में उसकी जिंदगी वहीं ना रुक जाए। ये सब चीजें हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी 1 साल में हमने 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले किए। पहला, अनाथ बच्चों को उनका हक दिया और आज वो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा, कानून में बदलाव करके 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों को, जो कानून में बदलाव नहीं होता था, आज हमने उनकी आर्थिक सहायता की है और मदद की है। तीसरा, व्यवस्था परिवर्तन में हमने जो टेंडर आपके लगते थे कि 60-60 दिन तक काम नहीं होता था, उसको भी हमने कट करके 30 दिन में कर दिया है। तो ये सब चीजें बदलाव के दौर से गुजर रही है। आप देखिए, इंतकाल अदालतें कभी लगती थी? कभी नहीं लगती थी। नेताजी के पास आपको जाना पड़ता था,
आज पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे कि मेरे म्यूटेशन कर दो, आज पटवारी आपके पीछे घूम रहा है कि फटाफट आओ म्यूटेशन करने के लिए। हो रहा है ना ऐसा कि नहीं हो रहा? सारी जगह हो रहा है ऐसा। इसलिए 65,000 म्यूटेशन हम लोगों ने की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, रोजगार के अवसर भी निकल रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इंदौर में अभी जल्दी ही हम एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जिस पर तकरीबन काफी पैसा खर्च होगा, लेकिन वो आने वाले समय में जब उसका शिलान्यास करेंगे तभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज या अगले 6 महीने में मैं चाहता हूं कि अगला एकेडमिक सेशन जो है हमारा धनेटा कॉलेज का वो बनकर तैयार हो जाए, और ताकि वहां हम जल्दी से जल्दी अगले एकेडमिक सेशन में जो धनेटा के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, और साइंस की क्लासेज भी हमारी इमीडिएटली शुरू हो जाए ताकि उसमें शिक्षा प्राप्त कर सके। आज मैं इसी सिलसिले में आज आपके बीच में आया हूँ। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत